दोस्तों वन पीस चैप्टर 1174 आ चुका है और ये चैप्टर बहुत सारी चीजों को चेंज करने वाला है वन पीस के अंदर, क्योंकि हम सबको लगता था कि गियर 5 लूफी की पावर बहुत ही पीक है और ओवर पावर्ड है, लेकिन यार लोकी को देखने के बाद लगता है कि ये कैरेक्टर ही एक्चुअली में ओवर पावर्ड है। मतलब भाई इसका ट्रांसफॉर्मेशन इस चैप्टर में देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये सच में बहुत ही पीक कैरेक्टर है, क्योंकि इसने लूफी को भी बहुत बार ओवर शेडो कर रखा है, जैसे कि स्टार्टिंग में पहली बार मिले थे तब भी और इस चैप्टर के अंदर भी। और वैसे भी इस चैप्टर का ही नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन दिस वर्ल्ड। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक रिक्वेस्ट कवर पैनल देखने को मिलता है जो कि रॉजर और एक टी-रेक्स का है, जिसपे रॉजर की एक हैट रखी हुई है। तो उसके बाद अपना चैप्टर शुरू होता है वहीं से जहाँ पे लास्ट चैप्टर खत्म होता है। सोमर्स का एक घटिया रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि भाई इसका पूरा प्लान चौपट हो गया उस ब्लैक या डार्क निका की वजह से। वैसे गलती तो इसकी थी। और सोमर्स उसके बाद कहता है कि उस डीमन निका ने उस पूरे क्लाउड को ही खत्म कर दिया, क्योंकि वहाँ पे पूरा गड्ढा बन चुका है और वो शिप भी चली गई है। तो मतलब अगर वहाँ पे बच्चे जाते हैं तो वो सीधा नीचे गिरने वाले। तो इस हिसाब से इसका पूरा प्लान ही चौपट होने वाला है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे सोमर ट्राई करता है कि उन बच्चों को रोको, तो वो मैसेज करता है गंको को कि अपना प्लान थोड़ा चेंज हो चुका है तो तुम बच्चों को रोक दो। लेकिन तभी वो उसके बाद सोचता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इमू सामा जो है वो अभी भी गंको के अंदर है, तो भाई वो तो इसका ऑर्डर मानने नहीं वाले। तो उस वजह से ये कहता है कि ये कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम दूसरी साइड देखते हैं कि जो जायंट आ चुके थे बच्चों को बचाने के लिए, वो सोचते हैं कि अगर हम इस एरो को भी रोक देते तो अपना काम बन जाएगा। लेकिन भाई वो एरो इनसे हिलता भी नहीं है। ये बहुत ट्राई करते हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं आता इनके अटैक। तो सोमर ऊपर से चिल्ला के कहता है कि जितनी कोशिश करनी है कर लो, क्योंकि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मैं भी इस एरो को तोड़ सकता या इसको डिस्ट्रॉय कर सकता तो ये मैंने पहले ही कर लिया होता, क्योंकि ये एक्चुअली में पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे सोमर सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो कर नहीं सकते, क्योंकि मेरे जो थॉर्न्स है, मतलब इसकी जो पावर है और वो जो एरो है गंगो का, वो उनको हेल्प ही नहीं करने देंगे, कुछ भी नहीं करने देंगे। और वो सोचता है कि इस हिसाब से तो ये बच्चे सीधा नीचे गिरने वाले हैं और मरने वाले। लेकिन भाई ये बोलने के बाद ही ये बंदा पूरा साइकोपैथ में टर्न हो जाता है और वह कहता है कि ये क्या ही डिलीशियस वे है मरने के लिए। मतलब भाई एक नंबर का लसन बंदा है ये। और इसके बाद ये सोचता है कि एक मिनट, ये तो सही बात है क्योंकि इसकी गलती है नहीं। पहले तो ये जो पावर है ये गंको की है और गंको को अभी कंट्रोल कर रहा है द ग्रेट वन, तो उस हिसाब से तो ये इसकी गलती है, मेरी नहीं। और वैसे भी हम और बच्चों को बाद में तो पकड़ ही सकते हैं। और इसके बाद इसका दिमाग और फिर से खराब हो जाता है, क्योंकि ये कहता है कि बच्चे और उनके जो पेरेंट्स है वो चिल्लाते हुए डेस्परेटली मर जाएंगे नीचे गिर के। ये बहुत ही थ्रिलिंग है मेरे लिए। मतलब भाई इसका अलग ही थ्रिल चल रहा है। मतलब अगर एप्स्टाइन के बाद कोई बकवास बंदा है तो यही हो सकता है। वैसे भी ओडा सेंसेई ने तो पहले ही कह दिया था कि द वन पीस इज रियल, लोगों ने सुना नहीं। और इसके बाद सोमर यहाँ पे इन सबको कहता है कि देखो ब्रैड्स, हमारा जो प्लान था कि तुम बच्चों को एस्कॉर्ट करके सीधा होली लैंड के अंदर लेके जाए, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से वो शिप ही तबाह हो चुकी है और वहाँ पे जो क्लाउड था वो भी तबाह हो चुका है। तो इस वजह से तुम सीधा अभी नीचे गिर के मरने वाले हो और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये बहुत ही ट्रेजिक बात है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो ये चीज सुन के बच्चे बहुत ही घबराने लगते हैं और वो कहते हैं कि क्या हम सच में अभी गिरने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं उस एरो के तरफ और वहाँ पे क्लाउड भी नहीं है, शिप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर वो गिरे तो सीधा खल्लास। लेकिन उसके बाद हम ओइमो को देखते हैं और वो कहता है कि अगर मेरे दोनों हाथ भी चले गए इसमें इन बच्चों को बचाते हुए तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं इससे। और भाई वो उस बच्चे को पकड़ लेता है, लेकिन उसके बॉडी के अराउंड पूरे कांटे लगे हो, जो कि सोमर की पावर है। तो वो भाई उसके बॉडी के आर पार, मतलब उसके हाथ के आर पार चले जाते हैं। लेकिन हम किलिंगम को भी देखते हैं और वो भी कहता है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है जिसके वजह से हम बच्चों को यहाँ पे बचा पाए, क्योंकि भाई इनका मिशन भी फेल होने वाला है यहाँ पे। और उसके बाद वो कहता है कि यार ये बेवकूफ सोमर आखिर कर क्या रहा है, क्योंकि फाइनली हमने बच्चों को पोर्ट तक, जहाँ पे की शिप थी वहां तक लाद लिया था तो हमारा काम हो ही जाता, मतलब इनका मिशन पूरा कंप्लीट ही होने वाला था। लेकिन सोमर्स की गलती की वजह से पूरा प्लान सत्यानाश हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं ओइमो को, जो कि भाई इतना ट्राई कर रहा है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो कांटे भाई इसको छूने भी नहीं देते उन बच्चों को। और यहाँ पे बच्चे भी चिल्लाते हैं कि रुक जाइए ग्रैंडपा ओइमो, क्योंकि ये बहुत ही हर्ट कर रहा है आपको। तो यहाँ पे भाई ओइमो नीचे गिर चुका है और ये कहता है कि मुझे प्लीज माफ कर दो, क्योंकि ये इन बच्चों को बचा नहीं पा रहा है। और उसके बाद उसके हाथों से पूरा खून निकल रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये कहता है कि जब तक हम उस एरो को निकालते नहीं या उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हम बच्चों को बचा नहीं सकते, क्योंकि वो बच्चे कंटिन्यूसली उस एरो की पावर की वजह से आगे चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम रिपली और एनजे को भी देखते हैं इस सीन में। वो कहते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि हम इन्हें बचा ही नहीं सकते? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम बस यहाँ पे खड़े होकर देख सकते हैं और हम हमारे बच्चों को बचा भी नहीं सकते? क्योंकि अगर वो नीचे गए अंडरवर्ल्ड में, मतलब गिर गए, तो हमें उनकी बॉडी भी नहीं मिलने वाली। और भाई यहाँ पे ये बातें चल रही है इनकी, और दूसरी तरफ यहाँ पे ये लसन सोमर कंटिन्यूसली हंसते जा रहा है। मतलब इसके आंखों से पानी निकल रहा है, इतना हंस रहा है ये बंदा। और ये बाकी लोग इसको चिल्ला के कहता है कि आखिर हंसना बंद कर, यू डैम डीमन। मतलब वन पीस के कास्ट के अंदर मोस्ट हेटेड
कैरेक्टर में ये एक नाम शामिल होने वाला है। उसके बाद हम बच्चों को देखते हैं कि वो अभी आपस में बात कर रहे हैं और उसमें से कहता है कि मेरे ख्याल से एक डिवाइन पनिशमेंट है, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया था तो मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तुमने ये गलत चीज की है, इस वजह से ये तुम्हारी डिवाइन पनिशमेंट में शामिल होती है अगर तुम ऐसे ही गलत बिहेव करते रहे। और यहाँ पे दूसरे बच्चे भी कहते हैं कि क्या हमने बिहेव नहीं किया अच्छे से, क्या हमने बर्ताव नहीं किया अच्छे से, उस वजह से हम अभी मरने वाले। मतलब भाई इनकी कन्वर्सेशन पूरी इनोसेंस वाली है, क्योंकि इनको नहीं पता कि ये गवर्नमेंट वाले बंदे ही लसन है। तो यहाँ पे इनकी ये कन्वर्सेशन शुरू है। लेकिन यहाँ पे कोलन कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता इस वजह से, क्योंकि मैं अब से एक अच्छा बच्चा बनने वाला हूँ, तो मैं सारी चीजों को फॉलो करूंगा, कुछ भी गलतियां नहीं करूंगा, कोई भी मिस्टेक नहीं करूंगा। तो सब बच्चे यहाँ पे चिल्लाते हैं हेल्प के लिए और वो सॉरी भी कहते हैं। लेकिन भाई ये सोमर्स रुकने का नाम नहीं लेता, ये कंटिन्यूसली ये सीन देख के कंटिन्यूसली हंसने लगता है, क्योंकि इसे बहुत ही मजा आ रही है ये सीन देख के। तो उसके बाद कोलन रोके कहता है कि मैं अगली बार से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। और हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे कोलन झगड़ा करके, मतलब एक बैटल ड्यूएल करके एक खिलौना लेके आता है जो कि उसने ड्यूएल में जीता था और वो एमएच जैसे लग रहा है यहाँ पे। तो रिप्ली उसे डांटती है कि ये तुमने गलत किया है, अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम्हें वीकर बच्चों की मदद करनी चाहिए और उनसे काइंड बन के रहना चाहिए। तो अभी चलो उनसे माफी मांगने के लिए। और ऐसे ही हम बाकी बच्चों को भी देखते हैं कि जो अपने पेरेंट्स से डांट खा रहे हैं और कोई खाना नहीं खा रहा, कोई तो अपने बाप की तलवार ही लेके चला गया। और उसके बाद हम ओइमो के ग्रैंडसन को भी देखते हैं और वो उससे कहता है कि अच्छा तो तुम एक वाइल्ड पायरेट हो ग्रैंडपा और आई हेट यू, वो ऐसे कहता है। और हम बाकी बच्चों को देखते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है उनके पेरेंट्स से, कोई होमवर्क नहीं करके आ रहा है। तो ये सारी चीजें इनकी चल रही है अभी। और तो ये सारी चीजें याद करते हुए सारे बच्चे रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि मुझे अभी मरना नहीं है। और कोलन जो सबसे आगे है वो भी रोते हुए कहता है कि मम्मी मुझे मरना नहीं है। तो हम तभी देखते हैं कोलन के सामने रिप्ली आके बैठ जाती है और वो सीधा उसे हक कर लेती है। मतलब भाई वो काटे सीधा रिप्ली के आर पार जा रहा है, तब भी वो उसे हक करके बैठी है। और रिप्ली उसे सॉरी कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे रोक नहीं सकती, क्योंकि वो उनके हाथ में ही नहीं है। तो हम अगले दिन में देखते हैं कि कोलन यहाँ पे रोते हुए कहता है कि मम्मी तुम मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे मेरे साथ रही तो तुम भी मर सकती हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे रिप्ली उसको हंसते हुए कहती है कि ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले मरने नहीं दूंगी। मतलब भाई ये खुद भी यहाँ पे मरने का प्लान कर रही है, क्योंकि इनके पास कोई भी और दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से अगर नीचे गिरे तो ये सब खत्म होने वाले। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे पेरेंट्स भी यही करते हैं, वो उनके बच्चों को हक करके उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सब बच्चे हम रोते हुए देख सकते हैं। और भाई ये लसन सोमर ये रुकने का नाम ही ले रहा है, ये अभी भी हंसे जा रहा है ये सारा सीन देख के। यहाँ पे रोंजा उन सबको कहता है कि अरे ये ठीक है, सब हमको बचा लेंगे। ये बच्चा अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन सबको वो गिरते हुए देखता है अगले सीन में। लेकिन उसके बाद वो क्वेश्चन करता है कि क्या वो सच में हमें बचा पाएंगे। तभी वो गिरने वाला होता है, तभी उसका डैड पीछे से आके उसे पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया। उसके बाद हम बेन को देखते हैं जो कि अपनी माँ से बहुत डरता है और उसके वजह से वो मदर वाला जो मॉन्स्टर बना था वो इसी के वजह से बना था। और यहाँ पे ये सॉरी कहता है उसकी माँ को, क्योंकि मैं तुम्हें स्कैरी मॉम कह रहा था, तो उस वजह से वो माफी मांगता है। तो उसके बाद हम जोहाना को देखते हैं जो कि यहाँ पे कहती है कि कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स है तुम्हें ऐसे होल्ड करने के लिए। और उसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जोहाना और एनजी का, जो कि उसकी टीचर है। वो वहाँ पे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ एज अ पेरेंट्स तुम्हारे साथ खड़ी रह सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे जोहाना उससे कहती है कि तब भी तुम मेरी माँ नहीं बन सकती। तो भाई तभी वहाँ पे वो याद करती है और वहाँ पे एनजी उसे बचाने के लिए आ जाती है, वो उसे हक करती है और भाई यहाँ पे जोहाना रोने लगती है। और आखिर में हम देखते हैं रोड के भाई को और ये कहता है कि और इसने भी कुछ बुरी चीजें कही थी रोड को, जो कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम स्कूल में आओ, क्योंकि ये बहुत ही एम्बेरसिंग है मेरे लिए कि तुम्हारे जैसा ओटाकू मेरा भाई है। और यहाँ पे मुस्कुराते हुए रोड उसे रिप्लाई करता है कि ठीक है मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा कि कोई भी मुझे ढूंढ ना पाए कि मैं ऐसी चीजें करता हूँ। तो यहाँ पे वो गिल्ट में यहाँ पे सोचता है कि ठीक है तो अब हमें डिवाइन पनिशमेंट मिलने वाली है। तो तभी भाई वहाँ पे रोड भागते हुए आता है उसे बचाने के लिए और वहाँ पे वो अगली सीन में देखते कि वो उसे गिरते वक्त पकड़ लेता है और वो कहता है कि बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं आ चुका हूँ। और भाई यहाँ उसका भाई भी रोने लगता है। हम अगले सीन में देखते हैं लसन सोमर्स कंटिन्यूअसली हंसते जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और हम यहाँ पे साइड के पैनल में देखते हैं कि सब के सब लोग नीचे गिर रहे हैं। और यहाँ पे ये सोमर कहता है कि देखो इन ट्रैश पीसेस को कैसे ये गिर रहा है इस क्लिफ के नीचे। और मेरे तो भाई हार्ट पाउंड हो रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही थ्रिलिंग स्टोरी है। मतलब यहाँ पे बस ये 10 बच्चे गिरने वाले थे, लेकिन ये बेवकूफ खुद भी उनके साथ गिर गए। मतलब भाई ये बहुत ही लसन बंदा है। और उसके बाद ये और हद से ज्यादा हंसने लगता है कि इसकी आंखों में से भी पानी निकल रहा है। और ये कहता है कि ये पेरेंट्स कितने बेवकूफ है जो अपने बच्चों के लिए उनके प्यार के लिए खुद भी मरने चले गए। और उसके बाद ये कहता है कि मेरा तो यहाँ पे पेट दर्द कर रहा है हंसते हुए कि ये आखिर कितने बेवकूफ लोग हैं। मतलब इतनी पॉइंटलेस कौन मरता है। मतलब भाई ये कैरेक्टर तो मतलब हिट लिस्ट में जाने वाला है लोगों के। मतलब जितने भी हेटेड मोस्ट हेटेड कैरेक्टर है वन पीस में से ये उनमें बहुत टॉप रैंकिंग में जाने वाला है। सारे के सारे जो लोग नीचे गिर गए थे बच्चों के साथ वो नीचे गिरते हैं लोकी और लूफी के ऊपर।
मतलब ये जो फॉर्म है ये लोकी का जायंट ड्रैगन फॉर्म है और ये नीचे गिरे क्योंकि यहाँ पे लूफी ने अपने बॉडी को स्टेज किया हुआ है। तो यहाँ पे रिपली कोलन से पूछते कि कोलन आखिर हम है कहाँ पे। तो कोलन से जवाब देता है कि मुझे भी नहीं पता लेकिन सबके सब जिंदा है क्योंकि भाई सबके सब उस रबर की बॉडी पे गिरे है लूफी के ऊपर। तो तभी वहाँ पे लूफी भी कहता है कि तुम सब मेरे गोमो गोमो नो बेली के ऊपर बैठे हो। और उसके बाद हम देखते हैं लोकी की आग को और वो इन सबसे कहता है कि देखो जब हम ऊपर जाएंगे तो तुम मेरे ऊपर से हट जाना क्योंकि तुम मेरे बीच में आओगे जब मैं फाइट कर रहा हूँ। तो उसके बाद लूफी इन सबको कहता है कि तुम लोग अचानक से कहीं से गिर गए यहाँ पे तो अच्छा हुआ कि हम यहाँ से गुजर ही रहे थे। लेकिन लोकी यहाँ पे कहता है कि ये मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था क्योंकि मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ, एक सेवियर नहीं हूँ। तो ये मैं किसी की मौत के लिए या किसी की लाइफ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो अभी खिसको यहाँ से। और उसके बाद हम देखते हैं कि सोमर से यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि भाई पूरे एल्बाफ में यहाँ पे स्नो गिरना शुरू हो चुकी है और पूरे थंडर स्टॉर्म आ चुकी है पूरे आसमान में और उसके वजह से पूरी ग्राउंड शेक करने लगा है और सब कंफ्यूज हो रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। तो तभी हम जारुल का सीन देखते हैं और वो कहता है कि आखिर ये रिदम है क्या क्योंकि इस वजह से पूरा का पूरा एल्बाफ ट्रेम्बल कर रहा है। तो यहाँ पे जारुल को ऐसे कुछ भविष्यवाणी टाइप याद आता है जो कि शायद एल्बाफ में की गई होंगी और वह कहता है कि ऐसा एक दिन जहाँ पे स्नो गिर रही है, लाइटनिंग और थंडर भी है उसके साथ और पूरा आसमान कवर्ड है कोलोसल बीच से जो कि अभी यहाँ पे हो रहा है और उसी के साथ ड्रम्स ऑफ लिबरेशन भी है। मतलब भाई यहाँ पे कोलोसल बीस्ट है, यहाँ पे बाकी के बीस्ट भी है लेकिन यहाँ पे लोकी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ड्रम्स ऑफ लिबरेशन मतलब लूफी, मतलब ये भी एक प्रोफेसी है एल्बाफ के अंदर। और उसी के बाद हम देखते हैं सोमर ये सीन देख के भाई पूरा बौखला चुका है और यहाँ पे हम गंको को भी देखते हैं, मतलब यहाँ पे ईमू जो कि ऑब्जर्व कर रही है इस सिचुएशन को। और उसके बाद हम देखते हैं भाई जायंट वर्जन लोकी और लूफी का। यहाँ पे तीनों बंदे हैं, यहाँ पे लोकी, लूफी और राग्निर, क्योंकि यहाँ पे लूफी पूरा जायंट फॉर्म में है लेकिन तब भी लोकी के सामने इतना छोटा लग रहा है कि उसके हॉर्न के बराबर भी नहीं है। और यहाँ पे राग्निर का भी साइज बहुत बड़े है भाई क्योंकि लूफी अभी जायंट फॉर्म में है उसके बावजूद ये दोनों इतने साइज में ज्यादा है। तो यहाँ पे लूफी हंसता है लोकी को देख के और वो कहता है कि अगर तुम्हारे साइज को तो देखो तुम कितने बड़े हो। और इस चैप्टर की आखिरी लाइन है द गॉड ऑफ सन शाल अपीयर। मतलब भाई क्या ही चैप्टर था ये और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि आखिर शैंक्स ने लोकी जैसे बंदे को आखिर रोका कैसे। मतलब यहाँ पे टॉक नो जुत्सु का यूज हो सकता है, इसके चांसेस तो मुझे पूरे लग रहे हैं क्योंकि भाई अगर ऐसे कैरेक्टर से कोई दूसरा कैरेक्टर फाइट करता है तो एल्बाफ में उसकी चर्चा होनी चाहिए, पूरे एल्बाफ को पता लगेगा कि भाई ये कैरेक्टर फाइट कर रहा है। तो भाई टॉक नो जुत्सु का यूज हो सकता है मेरे ख्याल से। तो आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।